हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जो क्वेश्चंस की अगली क्लास है उसके अंदर। तो आज स्टूडेंट्स आप सभी के लिए हम फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो ऐसे मान लो कि क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक तरीके से ये थ्योरी भी है, क्योंकि इसका हर एक ऑप्शन है ना, वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे मान लो ये लेके हम आपके लिए 30 क्वेश्चन आए, लेकिन ये 30 क्वेश्चन ही किसके बराबर है? पूरे 100 क्वेश्चन के बराबर है। और आपके मान लो कि 1/4 जो फार्मा है उसको पूरी का रिवीजन करवा देंगे। और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें अपन ने अंदर लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो को आपको पहले बता दूं कि बेटा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इतनी अपन फटाफट फटाफट करेंगे ना, तो आपका टाइम भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। ठीक है, और आपको हर एक ऑप्शन है जो अपने आप में क्वेश्चन है उसके बारे में भी बताएंगे एग्जाम में वो कैसे आ सकता है, और इनमें से आप कौन कौन से ऑप्शन, ठीक है, सही क्वेश्चन इनमें से कर सकते हो। तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो डबल बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है, तो लाड लो, बिना टाइम गवाए अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी अपने भाई नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, 2 सेकंड लेंगे, अभी नहीं, लास्ट में। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो भी अपने ग्रुप वगैरह है उनमें शेयर कर देना। तो बेटा एंड तक देखनी है वीडियो, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट के लाए हुए हैं इसमें बिल्कुल। तो पहला, दुग्ध का स्राव व प्रवाह बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? एंटी गैलेक्टोगोक्स, गैलेक्टोगोक्स, एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकियो डायलेटर। जो दुग्ध का स्राव एवं प्रवाह दोनों बढ़ाती हैं उसको क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जो दूध का स्राव एवं प्रवाह बढ़ाती है ना, उन औषधियों को अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा अपन गैलेक्टोगोक्स। ठीक है, आप सभी को पता है। और अगर एग्जाम देखो, मैंने कहा था ना कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चनों के बराबर होगा, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा जो ये चूक गया ना ये क्लास, तो समझ लो वो चूक ही गया। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन करते हैं। एंटी गैलेक्टोगोक्स क्या होता है बेटा? एंटी आ गया ना गैलेक्टोगोक्स के आगे, तो मतलब क्या कि दूध के स्राव एवं प्रवाह को बढ़ाने की जगह कम करने वाली औषधियां होती हैं ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, दूध के स्राव एवं प्रवाह को कम करने वाली औषधियां कौन सी हैं? एंटी गैलेक्टोगोक्स है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट, इसकी डेफिनेशन ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता ना कि एक्सपेक्टोरेंट होते क्या है बेटा? फेफड़ों में कफ निर्माण एवं कफ की निकासी को बढ़ाने वाली औषधियां, कि फेफड़ों के अंदर कफ का निर्माण करना एवं कफ की निकासी को, मतलब कफ को बाहर निकालने वाली औषधियों को अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, और चौथा क्या है? ब्रोंकियो डायलेटर। ब्रोंकियो डायलेटर क्या होता है बेटा? जो ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स को फैलाने वाली औषधियां। डायलेटर का मतलब क्या होता है? फैलाना। ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? उसको संकुचन करना। तो यहां अगर ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर आ जाती है ना, तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? कि जो ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली है, संकुचन कराने वाली औषधियां। तो बेटा एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गया ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत कर देना और एंड तक देखनी है। ठीक है, क्योंकि एंड तक आपके इसमें मान लो कि फार्मा बहुत बड़ी, मतलब आपकी फार्मा बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा बेटा। सुनने से कई बार चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है ये। तो रक्त का थक्का जमाने वाली प्रक्रिया को तेज करने वाली, देखो क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। रक्त का थक्का जमाने वाली प्रक्रिया को तेज करके रक्त स्राव को रोकने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? अब ये देखो मिलती जुलती टर्म है चारों की चारों, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, 100% क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, फिर आंसर देना है इसका। तो बेटा रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया को तेज करने करके रक्त स्राव को रोकने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? ब्लड कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, हिमेटिनिक्स और हीमोस्टेटिक। तो फटाफट बताओ बेटा, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको हम बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से तुम समझ लो। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लो कि तुम्हारा रिवीजन हो रहा है फटाफट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा 101%। तो सही है, जिसको आता है वो कर दिया उसने। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा डी, हीमोस्टेटिक। हीमोस्टेटिक क्या होती है? जो रक्त का स्राव हो रहा होता है ना, तो रक्त के स्राव में थक्का जमाने की प्रक्रिया को तेज करके रक्त स्राव को रोक देती है। बिल्कुल जी, बाकी 3 कंफ्यूजन और करने वाली चीज है, तो इनके बारे में बता दो। तो सबसे पहले बेटा बताऊंगा ब्लड कोएगुलेंट। ठीक है, ब्लड कोएगुलेंट क्या होता है बेटा? रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार औषधियां। ये क्या करती हैं? ये वो नहीं है कि रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया को तेज करने वाली औषधियां नहीं है, ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जो जिम्मेदार है औषधियां। जैसे कौन कौन है? जैसे विटामिन के है, फोलिक एसिड है, ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार औषधि है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड कोएगुलेंट बोलते हैं। एंटी कोएगुलेंट आपको पता ही है कि रक्त का थक्का नहीं जमने देने वाली औषधियां, जो रक्त का थक्का जमने नहीं दे। जैसे अरे बेटा अपन एंटी कोएगुलेंट काम नहीं लेता क्या? हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट, ईडीटीए। तो ये क्या है? एंटी कोएगुलेंट तो है। एक क्या है? हिमेटिनिक्स। हिमेटिनिक्स क्या है बेटा?
रक्त निर्माण की प्रक्रिया को तेज करके, देखो रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे। हीमेटोनिक्स क्या होती है कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर एवं रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने वाली औषधियां, कि रक्त की मात्रा को बढ़ाएंगी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाएंगी, ऐसी औषधियों को क्या बोलेंगे, हीमेटोनिक्स। तो बेटा देखो कंफ्यूजन करने वाली चीजें चारों, इसीलिए मैंने चारों को एक साथ ऑप्शन में डाला था कि आप कंफ्यूजन, आपको ये कंफ्यूजन पहले ही क्लियर हो जाए एग्जाम से पहले ही, और 4 क्वेश्चन भी पता लग जाए आपको एक क्वेश्चन से ही। अगला क्वेश्चन, रूमिनल किण्वन को कम करके गैस उत्पादन को कम करने वाली औषधियां, ठीक है, रूमिनल किण्वन को कम कर देंगी और गैस उत्पादन को कम कर देंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, कार्मिनेटिव, एंटीजाइगोमेटिक, एनहाइड्रोटिक्स, एंटीस्टामिनिक। बेटा ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, चारों ऑप्शन, ठीक है, और इनके चारों के बारे में बताऊंगा आपको मैं, पहले तो आप इसका आंसर बता दो। सही कह रहे हो बेटा, देखो देखो अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप ऐसे मत सोचो कि फास्ट चल दें, क्यों, क्योंकि भाई जिसको आता है ना वो तो उसका तो सही हो ही रहा है, और जिसको नहीं आता ना उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग रहा है एग्जाम से पहले ही। और बेटा ट्यूशन के तरीके से अपन करते हैं ना रिवीजन, तो बेटा याद रहने के चांसेज भी ज्यादा रहते हैं, इसीलिए मैं ट्यूशन के तरीके से फार्मा बना के लाया हूं ताकि आपके अच्छे से याद रहे। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा बी, ठीक है। तीसरे का आंसर क्या चला जाएगा बी। बेटा जो रूमिनल किण्वन को कम करके गैस उत्पादन को कम करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं, एंटीजाइमोटिक्स। अब बेटा ये कार्मिनेटिव क्या होती हैं, तो बेटा जानवर के शरीर से गैस को बाहर निकालने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं अपन, कार्मिनेटिव। जो गैस बन चुकी है ना अंदर, उसको बाहर निकालने वाली औषधियों को बोलते हैं कार्मिनेटिव, ठीक है। अगली चीज क्या है, एनहाइड्रोटिक्स। एनहाइड्रोटिक्स क्या होती है बेटा, पसीने के स्राव को कम करने वाली औषधियां। एन आ गया ना आगे, एन का मतलब कम करना, तो पसीने के स्राव को कम करने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं, एनहाइड्रोटिक्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हिस्टामिन के प्रभाव को नष्ट कर या कम कर एलर्जी को रोकने वाली औषधियां, हिस्टामिन के प्रभाव को कम कर देंगी या हिस्टामिन के प्रभाव को नष्ट करके, बेटा हिस्टामिन के कारण ही तो एलर्जी होती है, तो एलर्जी को रोकने वाली औषधियां एंटीहिस्टामिनिक कहलाती हैं। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए ना, और वो भी एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है आपका, ये क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, रिवीजन भी चल रहा है। अगला क्या है, निम्न में से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो बेटा या तो एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन, या एग्जाम में आपसे पूछेंगे क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए डी ई के, डी ए और बी दोनों, फटाफट बता दो बेटा। बिल्कुल सही बता रहे हो, देखो टाइम नहीं है अपने पास, तो फटाफट क्वेश्चन करेंगे। जिन लाडलों को आता है उनका टाइम खराब भी नहीं होना चाहिए, जिनको नहीं आता उनको नई चीजें पता लगनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए उनका। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा सी, ठीक है। चौथे का आंसर क्या चला जाएगा सी, विटामिन ए डी ई के। ये चारों क्या है बेटा, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है ना, ये दोनों क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बेटा ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो विटामिन अगर फैट सोल्यूबल पूछे तो ए डी के, और वाटर सोल्यूबल पूछे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। याद हो गई ना, इसीलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूं चीजों को, ठीक है। अगला क्या है बेटा, औषधियां जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती हो। ग्राम पॉजिटिव के विरुद्ध भी कार्य करती है और ग्राम नेगेटिव की, एक ही औषधि दोनों के विरुद्ध कार्य करती हो, ऐसी औषधियों को अपन क्या बोलते हैं, तो बेटा नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, या कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है। तो बिल्कुल सही करो बेटा, ठीक है। देखो जिनको आता है उनको तो फटाफट 1 मिनट में आ गया, जिनको नहीं आता उनको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिनको नहीं आता उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को पता लग रहा है एग्जाम से पहले, अरे एग्जाम में तो गलत नहीं हो रहा ना, कम से कम ये सोचो। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, इसका आंसर चला जाएगा बी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पर कार्य करती हैं। नैरो स्पेक्ट्रम किस पे करती हैं बेटा, या तो ये ग्राम पॉजिटिव पे कार्य करेंगी या फिर ग्राम नेगेटिव पे कार्य करेंगे, दोनों पर कार्य नहीं करेंगी, ठीक है। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, ये ग्राम पॉजिटिव पर कार्य करेगी, ग्राम नेगेटिव पर भी कार्य करेगी, और सुडोमोनास है उस पर भी कार्य करेगी, तीनों पर कार्य करेगी। तो फटाफट आपका देखो रिवीजन सा हो गया ना, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन इसमें, ठीक है। अगला क्या है, जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण को रोककर कार्य करने वाली औषधियां हैं। ऐसी कौन सी औषधि है या एंटीबायोटिक है जो जीवाणु में कोशिका भित्ति के निर्माण को रोककर कार्य करती हैं। पहला क्या है पेनिसिलिन, दूसरा है सिफलोस्पोरिन, तीसरा वैंकोमाइसिन, चौथा है सभी। तो फटाफट बताओ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। जिसको आता है उसको नहीं तो कर दिया, नहीं आता उसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा चौथा डी। देखो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाला है क्योंकि इसमें ये क्या है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, ये पेनिसिलिन भी जीवाणु कोशिका भित्ति के निर्माण को रोककर कार्य करती है, सिफलोस्पोरिन भी और वैंकोमाइसिन, जो तीनों ऑप्शन आप
याद रखना। अरे बेटा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप क्या है उसका, अरे कहीं भी चाय पानी पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, वहां 2 मिनट अपना जहां पढ़ नहीं पा रहे कहीं खड़े हो ना, तो वहीं अपना रिवीजन मार लिया। ठीक है, 1 टीस्पूनफुल कितने ml के समान है? ठीक है, 0.05 ml, 1 ml, 5 ml और 15 ml किसके समान है? 1 टीस्पूनफुल में कितना ml आता है? बेटा ये चारों ml के ऑप्शन है, लेकिन ये चारों ml के ऑप्शन भी मैंने क्वेश्चन के टाइप के ऑप्शन है। ठीक है, इन चारों किसी न किसी का आंसर है ये चारों के चारों ऑप्शन। इसलिए कह रहा हूं ना आपके लिए बिल्कुल मेहनत करके बिल्कुल बढ़िया से पेपर बना के लाया हूं मैं, ताकि जिस लड़के ने मिस कर दिया ना बेटा, मिस मत करना, ये वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों को बताना कि वीडियो देखे जिसको फार्मा समझ में नहीं आ रही है। जो दोस्त कह रहा है ना फार्मा में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उनको वीडियो पक्का भेजना आप ये। तो बेटा 1 टीस्पून के अंदर कितना जाएगा? जो टाइम नहीं खराब करेंगे अपन, फटाफट बताओ। सही करो बेटा, 5 ml। अब देखो इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा? 1 टीस्पूनफुल में कितना होता है? 5 ml। अब देखो मैंने 3 ऑप्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक ड्रॉप में, एक बूंद में कितना ml होता है, तो बेटा एक बूंद में होता है 0.05 ml। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेटा 16 ड्रॉप के अंदर कितना ml होता है, या पूछ लें कि 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप होती हैं, तो बेटा 16 ड्रॉप के अंदर 16 बूंद आपस में मिलकर 1 ml बनाती हैं। या अगर पूछ लें ना आपसे कि 1 ml में कितनी बूंद बनती है, तो 1 ml में 16 बूंद बनती हैं बेटा। अगला क्या? 1 टेबल स्पून फुल। ठीक है, तो टी स्पून फुल में तो होता है 5 ml, और टेबल स्पून फुल है, देखो टी टेबल में ध्यान रखना, ये दोनों चीजें कंफ्यूजन करेंगी और फिर एग्जाम हो जाने, मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो बेटा 15 ml होता है 1 टेबल स्पून फुल में। ठीक है, तो बेटा टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जितना मर्जी हो का संक्षिप्त रूप है। अगर अपने को ऐसे लिखना है ना कि जितना मर्जी हो, तो इसके लिए अपन शॉर्ट रूप में क्या लिखेंगे? AA या LIN या ING या एड लिब। इसके लिए अपन कौन सा उपयोग करेंगे बेटा? ये चारों के चारों चीज है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है वो, और चारों किसी न किसी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर बता दो, फिर मैं बाकी 3 के बारे में बताऊंगा। तभी तो कराऊंगा ना ये वीडियो, एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 8, तो इसका बेटा जितना मर्जी हो का मतलब होता है ऑप्शन एड लिब। एड लिब का मतलब होता है जितना मर्जी हो तुम उतना खा लो। ऐसे कहते हैं तुम्हें एड लिब खाना खा लो, तो मतलब जितना मर्जी हो उतना खा लो। ठीक है, अब बेटा AA की बात करते हैं। AA का मतलब होता है प्रत्येक का। ठीक है, AA का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का। LIN का मतलब क्या होता है बेटा? लिनीमेंट। ठीक है, और INJ का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन। तो ये चारों इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और मैंने इसीलिए ना मैं पूरा मेहनत करके पेपर ऐसा बना के लाया हूं, जो आपका क्वेश्चन तो करवाए जो करवाए, और आपकी मैक्सिमम फार्मा का रिवीजन भी करवा दे। तो 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का सस्पेंशन क्या कहलाता है? जो आपस में मिक्स नहीं हो। ऐसे 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थ कह लो या 2 अमिश्रणीय औषधियों का सस्पेंशन कह लो, क्या कहलाता है? तो उसको लोशन बोलते हैं, या लिनीमेंट बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं, या सिरप। तो बेटा आपको इसका आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा मैं, साथ साथ में चारों को एक्सप्लेन और करूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बताओ बेटा 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों या औषधियों को सस्पेंशन क्या कहलाता है? ठीक है, तो सही कह रहे हो बेटा, क्या बोलते हैं उसको? इमल्सन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 3 चीज और बच गई। एक डेफिनेशन तो आपको याद होगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के तरीके से अपने को चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, किसी दूसरे के मुंह से सुन लेते ना तो रिवीजन और अच्छा होता है, चीजें याद रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा क्या? लोशन, लिनीमेंट और सिरप। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे अपन लोशन की। तो लोशन क्या होता है बेटा? कि जल से निर्मित तरल औषधि जो त्वचा पर बिना मालिश के लगाई जाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि जल से निर्मित तरल औषधि किससे निर्मित हो रही है? जल से निर्मित तरल औषधि जो त्वचा पर बिना मालिश के, मालिश करके नहीं, बिना मालिश के लगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लोशन। पहली बात। अगला क्या है? लिनीमेंट। तो बेटा तेल या एल्कोहल या साबुन। तो तेल, एल्कोहल या साबुन से निर्मित औषधि जो अक्षुण त्वचा पर, अक्षुण त्वचा क्या होता है बेटा? कटी फटी त्वचा नहीं हो, इंटैक्ट स्किन बोलते हैं जिसको। तो तेल, एल्कोहल या साबुन से निर्मित औषधि जो अक्षुण त्वचा पर मलकर लगाई जाती है, मलके लगाते हैं इसको, तो उसको बोल दिया अपन ने लिनीमेंट। तो तीसरा ऑप्शन क्या अपना? चौथा सिरप। तो सिरप क्या होता है बेटा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सुक्रोज, शर्करा से निर्मित, सुक्रोज या शर्करा से निर्मित तरल औषधि जो मुंह के मार्ग से ली जाती है, उसको क्या बोल देते हैं अपने? सिरप बोल देते। तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हो गए ना। अरे बेटा ये एक तरीके से क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, आपकी फार्मा का रिवीजन हो रहा है। फार्मा हमेशा आदमी भूल जाता है, तो इनको पूरा लास्ट तक देखना आप वीडियो। कौन सा मिलान सही है? ठीक है, पहला क्या है? ओपियम, मोर्फिन, कोडीन किससे प्राप्त होती हैं? अफीम, पेपेर सोमनिफेरम से। क्या सही है ये?
दूसरा क्या है, भांग, गांजा, चरस और असीस, ये क्या कैनाबिस से टाइवा पादप से प्राप्त होती है। अगली क्या है, कोकीन, कोकीन कौन से पादप से प्राप्त होती है, इथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होती है क्या। और डी सभी। तो इनमें कौन सा मिलान सही है, फटाफट बताओ बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन बना के लाया हूं आपको, तो मिस बिल्कुल भी मत करना, एंड तक वीडियो देखनी है आपको। तो बिल्कुल बेटा आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, इतना ही टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में भी, इतना ही मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका आंसर है चौथा सभी। बेटा सारे के सारे मिलान सही हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का पक्का ले लेना स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेंगे ओपियम किस पादप से प्राप्त होती है। तो बेटा जैसे अफीम से पादप होती है, पेपर सोमनिफेरम से, तो ओपियम, मॉर्फिन और कोडीन ये तीनों ही अफीम से मिलती हैं। तो आपका देखो रिवीजन भी हो रहा है, मैं कह रहा हूँ रिवीजन भी कराऊंगा आपका। भांग, गांजा, चरस और असीस, ये बेटा चारों की चारों चीजें किससे मिलती हैं, कैनाबिस सेटाइवा नाम का एक पादप है उससे प्राप्त होती है। और अगर पूछे ना एग्जाम में कि कोकीन किस पादप से प्राप्त होती है, तो बेटा कोकीन किस पादप से प्राप्त हो रही है, इरिथ्रोजाइलम कोका नाम का एक पादप है, उससे क्या मिल रही है आपको, कोकीन मिलती है। तो बेटा चारों के चारों इसमें देखो, तीनों को तीनों एक प्रारंभिक एक क्वेश्चन के अंदर ये आपकी कितनी चीजें रिवाइज होगी ना। तो अगला, इंट्रावीनस इंजेक्शन हेतु सत्य कथन है, कौन सा कथन सत्य है, ज्यादा औषधि देने का सबसे अच्छा तरीका है, ज्वलनशील औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग है, 100% जैव उपलब्धता होती है, या 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इंट्रावीनस के अंदर, और सभी। तो बेटा इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए कौन सा कथन सही है, बिल्कुल बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सब लड़कों ने कर लिया जिनको आता है ये, और नहीं आता ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो मतलब इसको बेटा पक्का ध्यान रख लेना, इसका आंसर जाएगा चौथा। इसमें सारे कथन सही है। जो इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन है ना, वो एक तो ज्यादा औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग है बेटा, आरएल 2-2 3-3 लीटर देते हैं ना अपने एनएस, तो बेटा आईवी से तो देते हैं। ज्वलनशील औषधियां भी कहां से देते हैं, आईवी से ही। और 100% जैव उपलब्धता होती है। अरे जो जान बचाने वाली होती है ना औषधि, जो डेक्सामिथासोन जैसी, वो भी अपन आईवी मार्ग से ही देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था यहाँ पे। अगला के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि परजीवी संक्रमण और आंतों के संक्रमण के लिए उपचार के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है बेटा, परजीवी संक्रमण के लिए और आंतों के उपचार के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, फटाफट बताओ। सबकट, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल और मुंह का रास्ता। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बहुत सही बता रहे हो आप, है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, मुंह के रास्ते। परजीवी संक्रमण और आंतों का संक्रमण होना तो सबसे उपयुक्त मार्ग होता है मुंह के रास्ते से अपन औषधि देते हैं। अब बेटा बोलो गुरु जी इन तीनों के बारे में क्या क्या खास बात है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा सबकट के लिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं ऑप्शन इस प्रकार के लेके आया हूं इसलिए कि अगर आ जाए ना टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग, तो बेटा सबकट मार्ग है ना टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। और इसमें बहुत ही धीमा शोषण होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना सबकट मार्ग में। अगली क्या है, इंट्राडर्मल। तो बेटा इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टीबी और पैरा टीबी की जांच के लिए जो टेस्ट होते हैं वो कहाँ लगाते हैं अपने, वो इंट्राडर्मल में लगाते हैं। जैसे टीबी के लिए कौन कौन सा होता है बेटा, ट्यूबरिकुलिन टेस्ट और स्टोरमोंट टेस्ट। और पैरा टीबी के लिए कौन सा होता है, जोहनिन टेस्ट। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए अपन ये कहाँ लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं। और इंट्रावीनस तो अभी आपको पूरा डिटेल में बताया ही मैंने। ठीक है, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन। जानवरों में नाल के माध्यम से तरल औषधि पिलाना क्या कहलाता है, चटनी बोलते हैं उसको, ड्रेंचिंग बोलते हैं, इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन बोलते हैं, या कोई नहीं। क्योंकि बेटा ये तीनों ऑप्शन है ना इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट ऑप्शन डाले हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इसका ऑप्शन देखो, टाइम तुम ऐसे मत सोचो फास्ट चलते हैं गुरुजी, बेटा टाइम कम है, इसलिए अपने को जितना जल्दी और उतना फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं ना उतना फटाफट करना है। क्योंकि आप कम से कम एक बार सुन तो रहे ही हो ना, एक बार सुन भी रहे हो और एक बार देख भी रहे हो, तो आपके याद रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे जितना टाइम बचे ना उसमें आप दूसरी सब्जेक्ट और करना, फटाफट एक बार और पढ़ लेना। तो इसका आंसर चला जाएगा बी, ड्रेंचिंग। अब बोलो गुरुजी चटनी क्या होती है, तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अर्धठोस औषधि को शहद या गुड़ में मिलाकर जीभ व होठों पर लेप करना। ठीक है, अर्धठोस औषधि को शहद या गुड़ में मिलाकर जीभ पे और होठों पर लेप करना क्या कहलाता है, चटनी या इलेक्चुरी कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में कि थनैला के उपचार में टीट कैनाल के माध्यम से औषधि देना, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामेमरी। इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, टीट कैनाल के अंदर अपन दवाई लगाते हैं थनैला के अंदर, तो उसको बोल देना अपन इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन। अगली चीज क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है,
पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये लेके आया हूँ बेटा, छांट छांट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको। ल्यूगोल्स आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन ऑइंटमेंट, ठीक है, और सभी। तो पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ल्यूगोल्स आयोडीन के में किया जाता है, या टिंक्चर आयोडीन के में किया जाता है, या आयोडीन ऑइंटमेंट के में किया जाता है, या सभी के में किया जाता है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये सा इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है, तो इसको फटाफट करेंगे। अपने इसका आंसर चलेगा चौथा। बेटा पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग अपने ल्यूगोल्स आयोडीन के लिए भी करते हैं, टिंक्चर आयोडीन के लिए भी करते हैं, और आयोडीन ऑइंटमेंट के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा चौथा। अगला क्या है बेटा? फ्रैक्चर के उपचार के लिए बाह्य स्थिरीकरण का तरीका कौन सा है? ठीक है, फ्रैक्चर के उपचार के लिए तो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम लैक्टेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कौन सा है बेटा? सही करो, सभी को पता है बेटा। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अपन क्या कर देंगे, उसको प्लास्टर कर देंगे, ठीक है, बाह्य स्थिरीकरण के लिए, ताकि वो हड्डियां जहां से फ्रैक्चर हुआ वहां से वो हिले नहीं। बेटा ये ऐसे इजी क्वेश्चन लगता है, लेकिन एग्जाम में आते भी ऐसे हैं, पहली बात तो, और दूसरा उनमें कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा उन्हीं में होता है। अब बेटा ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जिसको क्या बोलते हैं बेटा? नौसादर बोलते हैं। और आप सबको पता है अमोनियम क्लोराइड और नौसादर किसके काम आता है? यूरिनरी एसिडिफायर के। जब पथरी बन जाती है ना बछड़े के अंदर, तो उसके लिए देते हैं अपन। जो एक क्यों किसका काम करता है? ये यूरिनरी एसिडिफायर का, ठीक है, कि जो पेशाब है उसकी अम्लता को बढ़ाता है। अगला क्या है? कैल्शियम लैक्टेट। तो बेटा ये ब्लड कोएगुलेंट की तरह काम करता है, ब्लड का थक्का जमाने वाले पदार्थों की तरह काम करता है कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है। चौथा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना कि पानी की शुद्धिकरण के लिए क्या काम में लेते हैं? तो अपन ब्लीचिंग पाउडर पानी की शुद्धिकरण के काम में लेते हैं। तो बेटा एक के साथ 4 क्वेश्चन तभी तो कराऊंगा ना, कम से कम भी आप 30 क्वेश्चन नहीं कर रहे, कम से कम भी आप 100 क्वेश्चन से ऊपर कर रहे हो। ये निम्न में से कौन सा यूथनेशिया के लिए काम में लिया जाता है? यूथनेशिया मतलब आपको पता ही है ना बेटा, दर्द रहित मौत देना। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दर्द रहित मौत देना क्या कहलाता है, तो उसको यूथनेशिया बोलते हैं। तो क्या देते हैं उसके लिए अपन? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम का संतृप्त घोल, रेड आयोडाइड ऑफ मरकरी, चौथा सभी। तो क्या क्या देते हैं अपन यूथनेशिया के लिए? बेटा तीनों के तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। सही कह रहे हो बेटा, मैग्नीशियम का संतृप्त घोल देते हैं। तो यह आंसर जिसका बी है उसका सही है, और जिनका गलत हो गया ना उनको मैं कह रहा हूं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाड लो। ऐसे मान लो कि तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है। तो देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड किसके लिए काम आता है बेटा? जिप बनाने के, ZIPP होता ना, जिंक आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जिप बनाने का किससे बनाया जाता है, या जैग पूरा आ जाएगा कि जिंक आयोडाइड पैराफिन पेस्ट बनाने में क्या उपयोग में आता है, तो बेटा जिंक ऑक्साइड काम में आता है, ठीक है। अगला क्या है? रेड आयोडाइड ऑफ मरकरी। तो बेटा ये रेड आयोड अगर पूछ लेना निम्न में से कौन सा काउंटर इरिटेंट के रूप में कार्य करता है? काउंटर इरिटेंट क्या करता है बेटा? आपको पता ही है ना कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के वहां उस जगह को लाल करके उसका दर्द कम कर देता है वहां पे। तो रेड आयोडाइड ऑफ मरकरी किसकी तरह काम करता है बेटा? सही कह रहे हो, काउंटर इरिटेंट की तरह काम करता है। अगला क्या है बेटा? आर्सेनिक विषाक्तता के उपचार में एंटीडोट है। आर्सेनिक की विषाक्तता हो जाए ना, उसमें कौन सा अपन एंटीडोट देंगे? डाइमरकैप्रोल, बाल, ए और बी दोनों, 1% मिथाइलिन ब्लू। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपका फार्मा का ऐसे मान लो हमने 10 से 20% क्वेश्चन रिवीजन तो आपको पहले जो क्वेश्चन करवा रखे हैं ना उनमें करवा दिया था, और ये बाकी ऐसे मान लो 20 से 25-30% यहाँ रिवीजन हो जाएगा, तो 50% रिवीजन तो हो चुका है। ऐसे क्वेश्चनों के माध्यम से और करवा देंगे आपका। तो इसका आंसर चला जाएगा सी, क्योंकि बेटा डाइमरकैप्रोल और बाल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन चला जाएगा। और 1% मिथाइलिन ब्लू किसके लिए करते हैं? सही कह रहे हो बेटा, ये तो क्वेश्चन पहले आपके लिए दिया भी हुआ ना, तो अभी भी गलत कर रहे हो तो बेटा वो क्वेश्चन का मतलब तुम रिवीजन नहीं किया। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के लिए क्या करते हैं अपन? 1% मिथाइलिन ब्लू का उपयोग करते हैं। बोले गुरुजी बिल्कुल सही। तो बेटा फटाफट करेंगे क्वेश्चन, देखो टाइम नहीं है बिल्कुल ही, ताकि किसी का टाइम खराब नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की विषाक्तता का उपचार क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस विषाक्तता हो जाए ना, तो उसके उपचार में अपन क्या देते हैं? विटामिन के देते हैं, या डाइएसिटाइल मोनोऑक्सिम जिसे DAM बोलते हैं वो देते हैं, या पॉलीवेलेंट एंटीस्नेक विनम देते हैं, या विनेगार देते हैं। तो बेटा ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन डाले। कम से कम ये क्वेश्चन पता चले, साथ साथ में आपको 3 क्वेश्चन और पता लग जाए जो इंपॉर्टेंट है। तो सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर क्या चला जाएगा? बी। देखो इतना टाइम नहीं है, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो रिवीजन कर लो, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि यार मेरे को क्यों नहीं आ रहा, यार क्या हो जाएगा मेरा, कुछ भी नहीं होगा बेटा।
अब तो जो रिवीजन करेगा ना बस वही बात है। तो डाइएसिटाइल मोनोक्सी मास्टर हो जाएगा किसका, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की टॉक्सिटी हो जाए तो। अब बेटा दो चीज और है, विनेगार किसके विषाक्तता में देते हैं अपन, यूरिया की विषाक्तता में अपन क्या देते हैं, विनेगार देते हैं। अगर पूछ ले विटामिन के, किसकी विषाक्तता में देते हैं अपन, तो बेटा स्वीट क्लोवर या वारफेरिन। क्या क्या दो चीजें हैं, एक तो स्वीट क्लोवर और दूसरा क्या है, वारफेरिन। बेटा मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप एक बार मेरे साथ साथ बोल सको, ठीक है। और आपको पढ़ भी रहे हो, मैं सुना भी रहा हूं और आप खुद भी बोल रहे हो, तो बेटा याद रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो विटामिन के, स्वीट क्लोर और वारफेरिन के लिए काम में लेते हैं। और स्नेक बाइट, अगर सांप काट जाए तो उसके लिए अंदर क्या देते हैं अपने, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक विनम। बेटा एंटी स्नेक लिख रहा है ना, तो इस स्नेक का मतलब सांप होता है, एंटी स्नेक विनम मतलब समझ लो उसके उपचार के लिए दे रहे हैं अपन। अगला क्या है, निम्न में से कौन सी औषधि किस पादप स्रोत से प्राप्त होती है, तो कौन सा मिलान सही है, तो स्ट्राइचनिन औषधि स्ट्राइचनोस नक्सवोमिका नामक पादप से प्राप्त होती है क्या, या एट्रोपिन बेलाडोना नामक पादप से प्राप्त होती है क्या, या निकोटियाना रस्टिका नाम के पादप से प्राप्त होती है क्या, या सभी सही। तो बेटा ये तो देखो इसमें नामों में इसमें सब कुछ आ रहा है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कर दिया होगा आपने। कैसे, इसका आंसर 4। बोले गुरुजी नहीं किया यार, आप तो बहुत जल्दी कर रहे हो। अरे बताता हूँ, सही इजी क्वेश्चन है। तो स्ट्राइचनिन तो यहाँ भी आ रहा है ना, स्ट्राइचनोस तो सेम ही मिलता जुलता है, मतलब सही है ये। स्ट्राइचनिन किससे प्राप्त होता है, स्ट्राइचनोस नक्सवोमिका से प्राप्त होता है। देखो एट्रोपिन तो एट्रोपा, देखो नाम मिलते जुलते हैं, तो मतलब ये एट्रोपिन किससे मिल रहा है, एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है। निकोटीन तो ये निकोटियाना है, या तंबाकू देखो नीचे लिखा भी हुआ है, तो निकोटियाना रस्टिका मतलब ये सही है। तो चारों सही है। तो बेटा ये चारों इंपॉर्टेंट थे ना, इसलिए मैं आपको एक तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जिसमें चारों चीजें कवर हो जाए आपकी। निम्न में से कौन सी औषधि क्षय रोग के विरुद्ध काम करती है, या टीबी के लिए, क्षय रोग को क्या बोलते हैं, टीबी। तो टीबी के उपचार के लिए कौन सी औषधि देते हैं अपन, रिफाम्पिसिन, आइसोनायाजाइड, ए और बी दोनों, एल्बेंडाजोल। अरे सही कर रहे हो, ऐसे किसी को छोड़ ही नहीं रहे लाडलो, बहुत बधाई हो भाई, बढ़िया तैयारी कर रखी है। तो 20 का सी। अरे जिनका गलत हुआ उनको बधाई हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गया, एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। जिसने वीडियो देख लिया वो तो उसका तो होगा नहीं, बाकी की देखो गारंटी ले नहीं सकते अपन। तो इसका बेटा रिफाम्पिसिन और आइसोनायाजिड ये दोनों ही क्या है अपने टीबी के उपचार के लिए या क्षय रोग के उपचार के लिए देते हैं। एल्बेंडाजोल बेंडाजोल तो आपको पता है वर्म के लिए देते हैं अपन। अगला क्या है बेटा, ये चारों के चारों बेटा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं चारों ले आया हूं ये। अगला क्या है, विषाक्तता पदार्थों एवं विषाग्रता का अध्ययन। विषाक्त पदार्थों का अध्ययन एवं उसकी जो टॉक्सिटी होती है, उसकी विषाग्रता होती है, उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोजोलॉजी, मेट्रोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। बोलो गुरुजी ऐसे इजी क्वेश्चन क्यों लेके आए बेटा, ऐसा लग ही रहा है जी, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब अपने को तो है तो नहीं कि आरएस के क्वेश्चन पढ़े, जब एग्जाम में ऐसे आएंगे तो क्वेश्चन भी ऐसे पढ़ेंगे अपन तो, ठीक है। तो बेटा आंसर चला जाएगा सी। अब बेटा इसमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है, इसीलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। तो बेटा पहला क्या है, पोजोलॉजी, ठीक है। पोजोलॉजी क्या होता है कि औषधि की खुराक या डोज की मात्रा का अध्ययन करना, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि औषधि की खुराक की मात्रा का अध्ययन करना या औषधि की डोज की मात्रा का अध्ययन करना, क्या कहलाता है बेटा, पोजोलॉजी कहलाता है। पहला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि औषधि निर्माण में प्रयुक्त मापतोल का अध्ययन, कि औषधि बना रहे हैं उसके लिए मापतोल का अध्ययन करेंगे, मेट्रोलॉजी, ठीक है। और थेराप्यूटिक्स मतलब क्या होता है बेटा, औषध शास्त्र का उपयोग करके रोगों का उपचार करना। जो औषध शास्त्र है ना उसका उपयोग करके रोगों का उपचार करना क्या कहलाता है, थेराप्यूटिक्स। तो बेटा जिसने ये पढ़ रखा है ना, जिसके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो समझ लो उसका रिवीजन भी हो रहा है। और जिसने नहीं पढ़ा उसका तो समझ लो उसके लिए तो ये रामबाण साबित हो गया। आरएक्स का क्या अभिप्राय है, आरएक्स का क्या मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में, या प्रत्येक सुबह, या ग्रहण करें, या प्रत्येक रात। तो बेटा चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी बना दिया इनका और वो चारों चीजें भी आपको बता दूंगा। तो सही कह रहे हो बिल्कुल, ग्रहण करें इसका आंसर है, ठीक है। अरे जिसका सही हो रहा है ना फटाफट देखो, फटाफट रिवीजन करेंगे यार, किसी का टाइम खराब नहीं करेंगे अपन, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। अब क्या है बेटा, इसके अलावा 3 ऑप्शन है ना, जो पर्याप्त मात्रा में, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, QS, ठीक है। QS को क्या बोलते हैं अपन, पर्याप्त मात्रा में। प्रत्येक मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, OM, उसको बोलते हैं अपन प्रत्येक मॉर्निंग या प्रत्येक सुबह। और प्रत्येक रात को क्या बोल देते हैं, अरे नाइट बोलते हैं ना रात को, तो ON। मॉर्निंग को M बोलते हैं तो OM हो गया। तो बेटा एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए। चलो भाई आगे चलते हैं।
अगला क्या है, गोलकृमि पर असर डालने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? जो गोलकृमि पर असर डाले, राउंड वॉर्म पर असर डाले, उसको क्या बोलते हैं? एंटी निमेटोडल ड्रग, एंटी सिस्टोडल ड्रग, एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग, कोई नहीं। बेटा ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन के रूप में ले आया ताकि आपको तीनों चीजों को रिवीजन करवा सकूं मैं। तो सही कह रहे हो बेटा इसका आंसर। देखो इतना ही टाइम बच रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे लिए किसी लाडले का टाइम खराब हो, और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें वो पढ़े, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करे एंड टाइम पे, ताकि उसका सिलेक्शन हो भाई। अपन तो देख उनके लिए मेहनत ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन क्या ही कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा ए 23 का। ठीक है, अब मतलब ए क्या? ठीक है, एक तो गोलकृमि के लिए हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि फीताकृमि या टेपवर्म पर असर डालने वाली औषधियां, तो बेटा उनको बोलते हैं एंटीसिस्टोडल। जो फीताकृमि और टेपवर्म पर, एक ही बात है, फीताकृमि बोल लो चाहे टेपवर्म बोल लो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एंटीसिस्टोडल। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फ्लूक्स को मारने वाली औषधियां या फ्लूक्स पर असर डालने वाली औषधियां, तो फ्लूक्स पर असर डालने वाली औषधियों क्या बोलते हैं? एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग। तो बेटा तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी ले आया यार, आपको दो चीजें और उसी क्वेश्चन में बता दी। अगला क्या है बेटा? ऐसी औषधियां जो बाह्य एवं अंत दोनों परजीवियों को मारती हो, शरीर के बाहर पाए जाते हैं उनको मारती हो, अंदर को मारती हो, तो एंडो पैरासाइटल, एक्टो पैरासाइटल, एंडो एक्टो पैरासाइटल, और कोई नहीं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है बहुत ईजी है, और आपके इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पूरा वेटनरी डिग्री का क्वेश्चन पूछ ले बेटा, डिप्लोमा के क्वेश्चन नहीं पूछते, डिग्री का क्वेश्चन नहीं पूछता आपको कोई भी। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा सी। एक्टोपैरासाइटल क्या होते हैं? जो बाह्य परजीवियों को मारता है। एंडोपैरासाइटल क्या होते हैं? जो अंत परजीवियों को मारता है। और एंड एक्टोपैरासाइटल क्या होते हैं? जो बाह्य, देखो ये तो एंडो और ये हो गया एक्टो, तो एंड एक्टोपैरासाइटल का मतलब क्या हो गया कि जो बाह्य और अंत दोनों को मारते हैं। फटाफट आगे चलते हैं बेटा, देखो किसी का टाइम खराब नहीं होना चाहिए, लाड लेगा। जीवाणु में प्रोटीन संश्लेषण को रोककर, देखो अपन ने पहले कोशिका भित्ति वाला तो रिवीजन कर ही लिया था, यहां क्या करेंगे? प्रोटीन संश्लेषण का रिवीजन कर लेते हैं। जीवाणु में प्रोटीन संश्लेषण को रोककर कार्य करने वाली औषधियां कौन कौन सी है? अमीनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोरेमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और सभी, जो जीवाणु में प्रोटीन निर्माण नहीं होने देंगी और उनकी वृद्धि को नहीं होने देगी। मैंने कहा ना पूरी, अगर जिसने क्वेश्चन कर लिया ना पूरे, तो समझ लो उसकी 20 से 30% जो इंपॉर्टेंट है फार्मा, उसका रिवीजन हो गया बेटा। ठीक है, तो क्या है बेटा? इसका आंसर चला जाएगा, बिल्कुल सही करो बेटा, चौथा आंसर चला जाएगा। देखो जिसने जगह सही है उसको मुबारक हो, और उसका सही नहीं है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में इसलिए लेके आया हूं ताकि क्वेश्चन की फॉर्म में बेटा याद रह जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण को बेटा अमीनोग्लाइकोसाइड भी क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण को रोककर कार्य करती है। क्लोरेमफेनिकोल भी प्रोटीन संश्लेषण को रोककर कार्य करती है। और टेट्रासाइक्लिन भी क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण को रोककर ही कार्य करती है। ठीक है भाई, ये बात तो अच्छी बात है। अगला क्या है बेटा? निम्न में से सही मिलान है। जीवाणु, देखो दो चीजों का तो रिवीजन अपन ने पहले कर लिया था, बाकी चीजों का रिवीजन आगे और करवा देता हूं। जीवाणु में पाबा के निर्माण या पाबा के उपयोग कर फोलिक एसिड के संश्लेषण को रोककर कार्य करने वाली औषधियां कौन सी हैं? सल्फा ड्रग है क्या? अगला क्या है? जीवाणु में डीएनए संश्लेषण को रोककर कार्य करने वाली औषधियां कौन सी हैं? क्विनोलोन्स हैं क्या? या जीवाणु में कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाकर, जो कोशिका झिल्ली होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसकी पारगम्यता को बढ़ाकर काम करने वाली औषधियां पोलीमिक्सिन या एम्फोटेरिसिन बी, ये है क्या? और चौथा है सभी। सही, सारे के सारे सही हैं क्या? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? सही कह रहे हो बेटा। बोलो गुरुजी हमें थोड़ा, कई तो कह रहे हैं बोलो गुरुजी सही है, चौथा सही है, और कई कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, बेटा चौथा ही सही है। ये क्वेश्चन ही मैं आपके लिए बेटा, ये क्वेश्चन ही नहीं है, आपका रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, ये मान लो आप तो। ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं आपकी, क्वेश्चन के फॉर्म में चीजें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो बेटा जीवाणु में पाबा का उपयोग कर फोलिक एसिड के संश्लेषण को रोकने वाली औषधियां कौन सी हैं बेटा? सल्फा ड्रग ही है। ठीक है, तो ये अकेला क्वेश्चन हो गया अपने आप में एक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? जीवाणु में डीएनए संश्लेषण को रोककर कार्य करने वाली औषधियां या कार्य करने वाली एंटीबायोटिक्स कौन सी है? तो बेटा क्विनोलोन्स है। जो एनरोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये क्या करती हैं? डीएनए के संश्लेषण को रोककर कार्य करती हैं। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है? जीवाणु में कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाकर काम करने वाली औषधियां, जो कोशिका झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन की, तो बेटा वो कौन सी है? पोलीमिक्सिन और एम्फोटेरिसिन बी। तो बेटा एक क्वेश्चन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो तीनों के तीनों है ना, कि औषधि का जीवाणु पर कार्य करने के आधार पर जो वर्गीकरण था ना आपका, पूरा क्वेश्चन के रूप में मैंने रिवीजन करवा दिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। वे औषधियां जो जीवाणु एवं स्पोर्स को निर्जीव सतह से मारती हैं बेटा, सजीव सतह से नहीं, निर्जीव सतह से मार ही देंगी, बिल्कुल ही खत्म कर देंगी। ऐसी औषधियों को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं,
एंटीसेप्टिक बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, या सभी? कौन सा आंसर इसका आएगा? फटाफट बता दो भाई लाडलो, टाइम नहीं है इतना। अरे सही कह रहे हैं, जिसको आता है उसको बधाई हो, जिसको नहीं आता उसको भी बधाई हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको पता लग रहा है। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या क्या होता है? जो जीवाणुओं को भी स्पोर्स को भी दोनों को क्या कर देता है? निर्जीव सतह से मारता है बेटा। ये देखो निर्जीव सजीव सतह दोनों का ध्यान रखना है। अगला क्या है बेटा? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आप सबको पता है ये स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं डिटर्जेंट। जो धूल मिट्टी होती है उसको उठा देता है ये फर्श से। अगला क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाला औषधि क्या कहलाती है बेटा? एंटीसेप्टिक कहलाती है। सजीव सतह के अंदर अपन एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सभी आंसर हो जाएगा इसका। नहीं, सभी नहीं होगा, डिसइंफेक्टेंट आंसर होगा। सही कह रहे हो ना? अरे बेटा दिमाग लगाना, ऐसे नहीं कि सो रहे हो। उल्टी को रोकने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? इमेटिक बोलते हैं, एंटीमेटिक बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, एंटीपायरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा जिसने ये क्वेश्चन कराया ना उसने वो जितनी भी डेफिनेशन थी ना, इमेटिक, ब्रोंकियोडायलेटर है, गैलेक्टोगोक्स, एंटी गैलेक्टोगोक्स, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये मान लो सारी जितनी भी डेफिनेशन है ना, जिसने आज तक मैं जो क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, साथ साथ जो क्वेश्चन लाडला करता जा रहा है ना, उसने सब चीजों का रिवीजन कर लिया। एक भी डेफिनेशन नहीं बची बेटा। मैंने ऑप्शन में ढाल डाल के पूरी की पूरी का रिवीजन करवा दिया। तभी तो कह रहा हूं ना बेटा, आपको लग रहा होगा ये बहुत ही गुरुजी ऐसे ही करवा रहे हैं। ऐसे मान लो पूरी जितनी भी डेफिनेशन थी ना अब तक, पूरी डेफिनेशन का रिवीजन हो गया। एक भी डेफिनेशन बची नहीं जिसमें मैंने ऑप्शन में नहीं डाली हो। तो इसका आंसर चला जाएगा बी। बेटा एंटीमेटिक उल्टी रोकने वाली होती है, उल्टी कराने वाली औषधियां वो होती हैं बेटा इमेटिक। तो उल्टी कराने वाली तो हो गई इमेटिक, और एंटी आगे लग गया तो उल्टी को रोकने वाली औषधि हो गई। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती है बेटा? सूजन को कम करने वाली औषधियां। ठीक है, और एंटीपायरेटिक क्या होती है बेटा? बुखार को कम करने वाली औषधियां। तो बेटा मैंने सारी की सारी डेफिनेशन कवर कर ली है। ठीक है, एक भी डेफिनेशन ऐसी नहीं रही जो कवर नहीं की। बेटा जो 3 4 5 अपन ने क्लास ली है ना ये क्वेश्चंस की, उसके अंदर सारी डेफिनेशन कवर कर ली। तभी तो कह रहा हूं ना, क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूं बेटा लाड लो, 2 सेकंड का समय लगेगा आपको। देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करना। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिसने भी नहीं किया। 2 ही सेकंड का समय लगेगा, और लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के साथ शेयर पक्का करना भाई, कि तू भी कर ले ये क्वेश्चन एक बार। 28 नंबर कि मल की निकासी को कराने वाली सामान्य निकासी। देखो क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना। मल की सामान्य निकासी कराने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? परगेटिव, लेग्जेटिव, कैथेरेटिक्स और सभी। देखो ये क्वेश्चन एक जैसा ही है, ये तीनों ऑप्शन, लेकिन कंफ्यूजन कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा लेग्जेटिव। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना कि मल की सामान्य निकासी को, सामान्य निकासी कराने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? लेग्जेटिव। अगर मल को तीव्र तरीके से बाहर निकालने वाली या मल की निकासी को तीव्र करने वाली औषधियां, उनको बोलते हैं परगेटिव। और परगेटिव से भी ज्यादा तीव्र कर दे मल की निकासी को, तो उसको बोलते हैं कैथेरेटिक्स। ठीक है, तो मल की निकासी को सबसे तीव्र करने के आधार पर अगर अपन इनको जचाएं ना, जैसे कि जमाल गोठा क्या होता है? कैथेरेटिक्स की तरह काम करता है। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, कैथेरेटिक्स का जमाल गोठा। जमाल गोठा दे दो, इतनी तेज दस्त लगेंगे। तो बेटा सबसे ज्यादा तो खतरनाक कौन सा होता है? कैथेरेटिक्स। तो बहुत तेज दस्त करवाता है। फिर इसके बाद में आता है परगेटिव, ये थोड़ा उससे कम दस्त करवाता है, मतलब तीव्र तो करवाता है लेकिन उस कैथेरेटिक्स से कम। और सबसे लास्ट में आता है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव मतलब क्या होता है? जो सामान्य दस्त की निकासी कर दे। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। अगला क्या है बेटा? निम्न में से नशेड्स का उदाहरण कौन सा है? सबसे पहले तो नशेड्स का मतलब पता है ना आपको? नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मेलोक्सिकैम, फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमिन, पैरासीटामोल। मतलब गुरुजी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये इजी लग ही रहा है। एग्जाम में बहुत बल्ले बल्ले लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ऐसे, और फिर वो कहता है ऐसे सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए यार, ये तो होना ही नहीं था। तो चौथा आंसर चला जाएगा बेटा इसका। ठीक है, अब नशेड्स की आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम की, दर्द निवारक, बुखार एवं सूजन कम करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? तो बेटा नशेड्स बोलते हैं उनको। ये तीनों काम करती हैं, दर्द निवारक का भी काम करती है, बुखार को भी कम करती है, और सूजन को भी कम करती है। ठीक है, तो अगला क्या है? ऑक्जुलेट्स का उपचार या एंटीडोट क्या है? तो बेटा ये जो भी एंटीडोट है ना या उपचार है बेटा, अब आप देखो ढंग से क्वेश्चनों को, लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट थे ना एंटीडोट, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चनों में करवा दिए। ये 4-5 क्लासें हुई है ना अपने क्वेश्चंस की, उनके अंदर सारे के सारे जितने भी एंटीडोट थे उनको सारे के सारे ऑप्शन के अंदर लेके क्वेश्चन बना के मैंने सारे के सारे का रिवीजन करवा दिया। तो बेटा जिसने वो पूरी क्लासें देखी ना ये 4-5 लास्ट की,
ऐसे मान लो उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। क्या देते हैं इसके अंदर अपन? कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। अब देखो बेटा, 3 ऑप्शन और 2 ऑप्शन और बच रहे हैं अपने पास। पहला क्या है? सभी आंसर मत कर देना, सभी देखते हैं कि सभी कर दो बेटा। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सभी लगे तो ही करना है। ऐसे नहीं है कि सभी दे रखा तो सभी होगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। एक बेटा 3 माइनस मार्किंग, और आपको पता ही है नेलोक्सोन किसके लिए होता है बेटा? जो ओपियोइड्स होती है ना, जैसे मोर्फिन हो गया, तो उनका एंटीडोट क्या है? नेलेक्सोन, ओपियोइड्स का। ठीक है। और ये फ्लूमाजेनिल किसका एंटीडोट है बेटा? बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या है? फ्लूमाजेनिल। तो बेटा ये क्या हो गया, अपने 30 क्वेश्चन हो गए। तो बेटा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मानो आपकी लगभग लगभग क्वेश्चंस के रूप में पूरी चीज़ों का रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्वेश्चन भी हो जाए आपके और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अब चैनल, अभी वीडियो पूरा हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऐसे ऐसे वीडियो और लेके आऊंगा मैं। जितनी कोशिश करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन डाल सकूँ, जितनी ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करवा सकूँ, उतनी चीज़ों को ज़्यादा करवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, बस आप तो मेहनत करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी मेरे भाई ढंग से मेहनत कर रहे हैं ना, उनका सबका सिलेक्शन हो। ठीक है भाई, अपन दुआ कर सकते हैं आपके लिए। और सिलेक्शन हो तो अब मिठाई खिलाई देना आप। बाकी अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं बेटा, और लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।